हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अनसॉल्व पेपर जो हल करा रहे थे हम लोग के ए था, ठीक ना, के ए था, ये के बी है। जैसे दिखाने के लिए आपको बताए थे, तो इसको हम आपको बता दें कैसे आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आप लोग 747460012763 इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान का देखिए, फिजिक्स का 2020 से 25 तक, केमिस्ट्री का 2020 से 25 तक सभी सेट रहेंगे। 7 7 सेट जो एक एक साल में होते हैं सभी सेट रहेंगे। बायोलॉजी का 2022 23 24 25, ठीक है। और मैथ का भी मिल जाएगा आपको 2023 24 25 का, ठीक है। इंग्लिश का मिल जाएगा 24 25 का। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन बचा था हमारा ये था प्रोपेनॉल। प्रश्न नंबर 3 के क तक हो चुका है, प्रश्न नंबर 3 का ख देखिए। प्रोपेनॉल का क्वथनांक ब्यूटेन से अधिक होता है, समझाइए। ये कह रहा है कि जो प्रोपेनॉल होता है ना, उसका जो क्वथनांक होता है वो किससे अधिक होता है? ब्यूटेन ब्यूटेन से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? ब्यूटेन से अधिक होता है। तो आपको समझाना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग को डर लग रहा है व्हाट्सअप करने में, कांटेक्ट करने में, तो डरिए मत, ठीक ना। जल्दी से ये नंबर है आपके सामने, नंबर पर कांटेक्ट करिए। या तो व्हाट्सअप कर लीजिए या तो डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, ठीक है। आपको मिल जाएगा सभी का, मतलब पेमेंट लगेगा, पेमेंट लगता है, उसमें पैसा लगेगा, 200 रुपये लगता है। और 200 में आपको 2025 से लेकर अरे 20 तक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉल में OH समूह होता है। जो आपका प्रोपेनॉल होता है उसमें क्या होता है? OH समूह होता है, जिससे अणुओं के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? आंतरिक मॉलिक्यूलर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। OH इसमें कौन सा समूह होता है? OH। जैसे देखिए हम प्रोपेनॉल का फार्मूला लिखें तो यहाँ पर हम लोग कहाँ लिखेंगे? रुकिए, एक पेज हम ले लेते हैं पहले। मान लीजिए ये पेज ले लिए, ठीक है। पेज पर हम लोग लिख रहे हैं फार्मूला प्रोपेनॉल। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन वाला, ठीक है, 3 कार्बन वाला है। और इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो OH समूह, ये यहाँ पर कार्बन लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये आपका प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका OH समूह होता है, ठीक है। तो इसमें OH है और क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें देखिए हाइड्रोजन बंद बहुत जाते हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, 2 2, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि ब्यूटेन केवल एक साधारण हाइड्रोकार्बन, जो ब्यूटेन होता है आपका देखिए 4 कार्बन वाला होता है, CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक ना। इसमें कोई समूह नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पर OH ग्रुप है तो इसमें नहीं कोई ग्रुप। तो ये क्या है? आपका एक साधारण हाइड्रोकार्बन है। इसमें केवल इसमें क्या होता है? वांडर वाल्स बल होते हैं, ठीक ना। इसमें सिर्फ वांडर वाल बल होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगे होते हैं, ठीक है, होते हैं, जो बहुत कमजोर होते हैं। जो क्या होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, ठीक ना। जो यहाँ पर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर कहीं नाम सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो वाला जो बॉन्ड होगा वो मजबूत बॉन्ड होगा, ठीक है। इसलिए प्रोपेनॉल को गैस में बदलने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, ठीक है। और देखिए इसमें यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रोपेनॉल है उसको गैस में चेंज करना है तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगा, और जो ब्यूटेन है इसको गैस में चेंज करना है तो कम ऊर्जा लगेगा, ठीक है। ये एक हाइड्रोकार्बन है इसलिए। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 के ग पर। प्रश्न नंबर 3 का ग कह रहा है कि कैनिजारो अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। कैनिजारो अभिक्रिया, जिन एल्डिहाइडो में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, उन्हें सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु एल्कोहल तथा एक अणु अम्ल का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्षारीय विलयन के साथ गर्म करना है। फिर उसमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा। ऑक्सीकरण होगा तो एक अणु जो है अल्कोहल बनेगा और अपचयन का एक अणु जो होगा वो अम्ल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं, जैसे एकदम लिखा है उसी प्रकार से आपको रिएक्शन भी हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है आपका रिएक्शन है कि यहाँ पर जिन एल्डिहाइड में
अल्फा हाइड्रोजन न हो। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, नहीं है, ठीक है। ये क्या है, HCHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि ये जो समूह आपका है, ये वाला समूह किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ। अगर यहाँ पर कोई कार्बन होता तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप समझ लीजिए एक बार, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिए, ये CHO ग्रुप है, यहाँ पर मान लीजिए CH3 जुड़ गया, ठीक है। इस पर कितने कार्बन जुड़े, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे CHO C और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस पर क्या है, एक ये क्या है, मेन ग्रुप है आपका, और इसमें क्या जुड़ा, एक कार्बन जुड़ गया। इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना नर्सगुल्लो, ये हाइड्रोजन देखिए जुड़ा है, इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। अब इसके बाद अगर कोई कार्बन जुड़ा रहता है, यहाँ पर कोई कार्बन इससे जुड़ा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कार्बन। और इसके बाद अगर कोई कार्बन जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं गामा कार्बन। अरे प्यारे बच्चों इसको समझिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर अगर कोई कार्बन जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा कार्बन, ठीक है, डेल्टा कार्बन। तो अब देखिए इस पर जो हाइड्रोजन रहता है ये होता है आपका बीटा का हाइड्रोजन, ये इस पर हाइड्रोजन रहता है तो ये रहता है आपका गामा हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन रहता है तो ये आपका रहता है डेल्टा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे चले हम लोग, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन में ये फॉर्मेल्डिहाइड है, जो फॉर्मेल्डिहाइड का 2 अणु है। एक अणु हम भी आपको बताएं कि एक अणु अल्कोहल बनता है, दूसरा अणु क्या होता है, अम्ल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CHO एक अणु देखिए क्या बनाया, CH3OH मेथेनॉल बना दिया, एल्कोहल जिसे कहते हैं। और दूसरा आपका क्या बना दिया, सोडियम फार्मेट, ठीक ना, क्या बन गया आपका, अम्ल का एक बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 के घ पर चलते हैं। इतना विध्वत से कोई नहीं समझाएगा आपको, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 का घ, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखें। देखिए न्यूक्लिक अम्ल अति उच्च अणुभार वाले बृहद अणु हैं। ये मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, 2 प्रकार के। कौन कौन से, DNA और RNA, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल के 2 महत्वपूर्ण कार्य लिख लीजिए। तो पहला देखिए आनुवांशिक जानकारी का भंडार और संचरण। DNA जीवों के सभी आनुवांशिक गुणों की जानकारी को संग्रहित करता है। जो आपका DNA होता है वो जीवों की जो आनुवांशिक गुणों की जो जानकारी है उनको क्या करता है, संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। और पीढ़ी दर पीढ़ी उस जानकारी को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जो आपका DNA है ना, अगर मान लीजिए आप में DNA है, जो वही गुण आपके बच्चे में होगा, ठीक है। आपके पिता में जो गुण था वही गुण आप में आया होगा, फिर वही DNA आपके बच्चे में जाएगा, तो वही गुण क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग होते होते ये 6-7 पीढ़ी तक जब तक नहीं खत्म होता है तब तक ये चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। 6-7 पीढ़ी के बाद ही क्या होती है, DNA में जो आपके गुण होते हैं वो चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखिए दूसरा वाला इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। देखिए RNA कोशिका में प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो RNA होता है वो कोशिका में जब प्रोटीन बनती है ना, जो प्रोटीन बनती है ना प्यारे बच्चों, उसकी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, RNA। यह DNA से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करवाता है। ये किससे प्राप्त, DNA से प्राप्त जो जानकारी होती है उसके आधार पर क्या कराता है, प्रोटीन का निर्माण करवाता है। ये यानी कि समझ लीजिए कि जो RNA है ना वो प्रोटीन बनवाता है, यानी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, कह रहा है कि एक सेल है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। क्या है, Zn ये सॉलिड है, Cu2+ ये एक्वस है। जब भी 2+ या प्लस किसी चार्ज के रूप में रहेगा तो वो एक्वस में रहेगा, ठीक है। जली विलियन, एक्वस का मतलब होता है जली विलियन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जब ये यहाँ सॉलिड रहेगा तो यहाँ एक्वस हो जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ पर जली विलियन है तो यहाँ पर ये सॉलिड हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये समझ में आ रहा है ना, अभी तो ये क्वेश्चन ही है। देखिए
इसका 298 केल्विन ताप पर मानक इलेक्ट्रॉन विभव 1.1 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या करना है? साम्य स्थिरांक की गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है? मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। यहाँ पर देखिए दिया है, कितना दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव? तो 1.1 वोल्ट दिया है। तापमान कितना दिया है यहाँ पर? 298 केल्विन। तो टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। हमें ज्ञात क्या करना है? डेल्टा जी नॉट का मान ज्ञात करना है, मानक गिब्स ऊर्जा का मान, ठीक ना। साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। तो दो चीज ज्ञात करना है, एक मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करना है और एक के का मान साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं, मानक गिब्स ऊर्जा का जो फार्मूला होता है मुक्त ऊर्जा का, तो ये होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो गया। अब देखिए एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि जेड और सी यू पर कितना चार्ज है, तो उसके हिसाब से देखिए जेड पर भी 2 चार्ज है, और जो आपका सी यू था, ये देखिए जो सी यू है इस पर भी +2 ही चार्ज है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन का मान कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए जेडन यहाँ पर 2 जेडन 2+ हो गया। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो कमी इसके पास है उसको भरने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो एन बराबर क्या आ जाएगा आपका? एन बराबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? एन बराबर 2 आ गया। उसके बाद देखिए एफ यानी कि फैराडे नियतांक। एफ क्या है आपका? फैराडे नियतांक है। तो फैराडे नियतांक कितना होता है? 96,500, ठीक ना, कूलाम पर मोल होता है, ठीक है। फैराडे नियतांक का मान कितना होता है? ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है। 96,500 कूलाम पर मोल होता है। अब देखिए ई नॉट सेल का मान दिया 1.1 वोल्ट, तो आपको पता ही ऊपर दिया है। अब फार्मूला पर रखेंगे, देखिए एन का मान कितना आया? 2, तो -2 गुणे 96,500 एफ का मान है, और गुणे में 1.10 लिख सकते हैं आपका ई नॉट का मान, ई नॉट सेल का मान, ठीक है। अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये 2,12,300 जूल प्रति मोल आएगा। तो जब 1000 से इसमें भाग करेंगे हम लोग, किसमें? किलो जूल में चेंज करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 212.3 किलो जूल प्रति मोल आ जाएगा, ठीक है। 1000 से जब भाग कर देंगे इसको चेंज करने के लिए किलो जूल में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साम्य स्थिरांक के का मान जब निकालेंगे, तो यहाँ पर सूत्र होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -r, ये क्या है आपका? देखिए टी, ठीक ना, इन के, यानी कि के में, ठीक है। जो टेम्परेचर ये के में है, ठीक है, इन के लिखा गया, यहाँ पर इन और के है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? या इन के इक्वल टू, जब इन ये के बराबर लाएंगे, तो के के बराबर जब लाएंगे तो ये आर जो टी है ये नीचे आ जाएगा। तो माइनस डेल्टा जीरो जी नॉट अपान में आर टी। अब सबका मान आपको पता ही है, सबका मान रख दीजिए। डेल्टा जी नॉट का मान कितना आया था? माइनस 2,12,300, ये वाला मान रख दीजिए, चाहे ये वाला मान रख दीजिए, दोनों में से कोई रख सकते हैं। यहाँ पर आर का मान आपको पता होना चाहिए, ये आर बराबर होता है, ठीक ना, स्थिरांक का मान होता है 8.314 होता है, गुणे में 298 टी का मान है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा 78.572, ठीक है। इससे भाग करेंगे तो 85.6 आएगा। तो अब के का जो मान आएगा ए के पावर 85.6 आएगा, ठीक ना। कितना आएगा? 85.6 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब के का मान कितना आ गया? 85.6 के का मान आ गया, ठीक है। आगे चले हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और है, देखिए वहाँ पर आंसर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये देखिए कहा गया है कि यह बहुत बड़ा मान है, ठीक ना। यह जो e की पावर 85.6 है, यह बहुत बड़ा मान है, तो हम इसे लघुगणकीय रूप में लिख सकते हैं। लघुगणकीय रूप में लिखेंगे, जैसे लॉग करके लिखते हैं, लॉग बेस 10 लिखेंगे, के लॉग बेस 10 लगाएंगे के, और ये देखिए ये क्या इसका मान होता है? सर्वांग होता है, ठीक है। तो 85.6 बटे में ये इसका जो मान होता है 2.303, ये देखिए फार्मूला में होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग के बराबर जो ये वाला मान रखेंगे, अब देखिए यहाँ पर, तो इसको जब भाग करेंगे तो ये आएगा सर्वांगसम में 37.15, के सर्वांगसम 10 की पावर
ये देखिए log जो बेस 10 है ना, यही वाला यहाँ पर लिखा गया है। जब ये log हटाएंगे तो बेस 10 यहाँ पर आएगा। तो ये बेस 10 है 37.1515, ठीक है, 37.15। साम्य स्थिरांक के सर्वांग कितना आ जाएगा, 10 के पावर 37.15 बहुत बड़ा मान है। ये भी आपका क्या है, बहुत बड़ा मान है, ये भी आपका बहुत बड़ा मान है। तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, दोनों जगह में से कहीं भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी आंसर सही था, यहाँ भी आंसर सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित कारक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। जो कारक होते हैं, ये सांद्रता है, ताप है, उत्प्रेरक है, तो ये सब कारक हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं, यही क्या करना है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सांद्रता, पहली हेडिंग हम क्या लगाए हैं, सांद्रता लगाए हैं। तो सांद्रता के लिए देखिए, जब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है, जब अभिकारक जो होते हैं, जो क्रिया करने में जो भाग लेते हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। जब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है, जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस प्रकार से मैं समझा दूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी है, और यहाँ पर कोई उत्पाद बन गया सी, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। यही दोनों क्या है, ये आपका अभिकारक है, क्या है, ये अभिकारक है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो अभिकरण की गति भी बढ़ जाती है। जो अभिकरण होते हैं यहाँ पर, जो क्रिया करवाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर क्रिया करवाते हैं ना, वो क्या हो जाती है, इनकी भी क्या होती है, गति बढ़ जाती है। कारण क्या है, अधिक सांद्रता पर कणों की संख्या अधिक होती है, जिससे कणों के बीच टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, और इस प्रकार प्रभावी टक्करों की संभावना भी बढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है, और इसमें क्या होता है, टक्करों की संभावना भी बढ़ती है। यानी कि जब देखिए सांद्रता में क्या करेंगे, सांद्रता पर कणों की संख्या अधिक होती है, जो सांद्रता होती है ना, अधिक होती है उसकी कणों की संख्या, जिसमें कणों के बीच टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। यानी कि जब नजदीक कण होंगे, जब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्यूशन ले लीजिए, ये छोटा है, एक छोटा सा कंटेनर ले लीजिए इतना बड़ा, और इसमें देखिए कण है, ठीक है। अब जितना कण इसमें है उतना ही कण इसमें रखेंगे, तो इसमें क्या होगा, नजदीक कण रहेंगे, और नजदीक कण होने का मतलब क्या है, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि ये आपस में टकराएंगे, इससे टकराएंगे तुरंत, इससे तुरंत, इससे तुरंत, ऐसे जल्दी टकराएंगे, ठीक है। तो उसमें यही कह रहा है कि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और इस प्रकार प्रभावी टक्करों की संभावना भी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद देखिए टेम्परेचर, ताप है, कह रहा है तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया की गति भी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए, अगर आप यहाँ पर कारण भी देख लीजिए, उच्च तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वे अधिक तेजी से टकराते हैं, और प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। जैसे आप मान लीजिए एक भगोना लिए हैं, इसमें पानी उबाल रहे हैं, ठीक है, इसमें पानी उबालिए, पानी उबालते हैं ना, या दूध उबालते हैं, जो भी उबालते हैं, तो ये उबलने लगता है जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कह रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि टकराने की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये जल्दी एकदम उबलता है, जल्दी इसमें जो कण होते हैं जल्दी इधर उधर भागते हैं, इधर उधर टकराते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब तापमान होता है, टेम्परेचर, उस तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाती है, उनकी गति यानी कि तेजी से हो जाती है, जिससे वे अधिक तेजी से टकराते हैं, ठीक है, और प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। आगे देखिए यहाँ पर उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पर मैं अभी बताया, जैसे ये मान लीजिए अभिक्रिया A प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पर कोई तत्व Fe आ गया, यानी Fa आ गया, चाहे Pt आ जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे अभिक्रिया में Fe आ गया, चाहे Pt आ गया। तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रिया होती है, जो यहाँ पर काम करती है, यही उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, यही उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। हालांकि ये दोनों जो होते हैं ना, ये सब जो होते हैं, इस अभिक्रिया में भाग कहीं नहीं दिखेंगे आपको, ये इस अभिक्रिया में नहीं दिखेंगे, ना इधर दिखेंगे ना इधर दिखेंगे, लेकिन क्या करते हैं, अभिक्रिया की जो गति होती है ना, उसको बढ़ा देते हैं, उसको 2 गुना 3 गुना 5 गुना कर देते हैं, ठीक है। कारण देख लीजिए, कारण ये है, यह सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या करते हैं, कम कर देता है, जिससे अधिक अणु अभिक्रिया में भाग लेने योग्य हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, अधिक अणु क्या होते हैं, क्रिया में भाग लेने योग्य हो जाते हैं। आगे चले हम लोग नेक्स्ट पेज पर, प्रश्न नंबर ग है, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर ग,
अब देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 4 का ग है, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार निम्न से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के लिए आवश्यक समीकरण दीजिए। जो पोटेशियम परमैंगनेट कह रहा है कि इससे कैसे अभिक्रिया करता है निम्न से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं H2S है, Fe है, आयन है, ठीक ना, आयन है। तो प्रश्न नंबर 4 के ख तक ही आज रहने देते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मतलब ये आगे थोड़ा सा हल करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का ग थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हल करेंगे, तो उसके बाद हम आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो कल आपको वीडियो मिलेगी, मतलब नेक्स्ट, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी उसकी। और देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। बाय बाय।